गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 10 मई 2024 के जो भी करंट अफेयर्स चर्चा में रहे हैं उनको देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो रेगुलर करंट अफेयर्स और एग्जाम से संबंधित अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, श्रीलंका ने भारत की अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ 20 साल के लिए बिजली समझौता किया है। तो एक पावर एग्रीमेंट साइन किया है श्रीलंका की गवर्नमेंट ने अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ। तो ग्रीन एनर्जी क्या है? अडानी जो कंपनी है, अडानी जो ग्रुप है, उसका एक आर्म है, उसका एक विंग है जो रिन्यूएबल एनर्जी या नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में काम करता है, जैसे सौर ऊर्जा, विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा या जियोथर्मल एनर्जी, इस तरीके के क्षेत्र में ये काम करता है। तो श्रीलंका के साथ उन्होंने 20 साल के लिए बिजली समझौता किया है। श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है, इसलिए इससे प्रश्न बनने की संभावना है। आपसे सीधा पूछ सकता है कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने 20 साल के लिए बिजली समझौता किया है? तो ये श्रीलंका ने किया है। इसके अलावा श्रीलंका का देखिए, अभी दो बंदरगाह बहुत चर्चा में थे। एक है कांके सेंथुराई, कांके सेंथुराई बंदरगाह चर्चा में है। दूसरा है आपका त्रिनकोमाली, ठीक है, त्रिनकोमाली बंदरगाह। तो ये दोनों पोर्ट हैं जो श्रीलंका में स्थित है, इनको आप याद रखिएगा। मैंने इसका पिछले वीडियोस में आपको मैप भी दिखाया है, तो वो जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। तो दोनों बंदरगाह श्रीलंका में स्थित है। त्रिनकोमाली को तो अभी भारत के एक सीनियर ऑफिशियल ने विजिट किया था, इसलिए चर्चा में था। इसके अलावा बात करते हैं एक और, अभी अदानी क्यों चर्चा में है? अदानी की जो पोर्ट से संबंधित या बंदरगाह से संबंधित विंग है, अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, उसने भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब बनाने का उसको मंजूरी मिल गई है, या उसको ऑपरेट करने की मंजूरी मिल गई है। और वो बंदरगाह कहां पर स्थित है? विझिंजम, ठीक है, विझिंजम पोर्ट भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब बनने वाला है। ये केरल में स्थित है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, इस वजह से चर्चा में है। आगे चलते हैं। और हाँ, एक चीज और बता देता हूं, भारत का एक और पड़ोसी देश अभी नेपाल भी चर्चा में है। भारत ने नेपाल को अभी कुछ एम्बुलेंस और स्कूल बसें उपहार में दी हैं, तो इस वजह से ये चर्चा में रहा था। भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड और जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड ने स्वदेशी समुद्री ग्रेड स्टील की आपूर्ति के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर सिग्नेचर किए हैं। देखिए, जो मरीन ग्रेड स्टील इसको बोला जाता है, ठीक है, मरीन ग्रेड स्टील, आपको पता है जो समुद्री जल होता है बहुत खारा होता है, तो वहां पर जो नॉर्मल आपके मेटल्स होते हैं वो इतना अच्छा काम नहीं करते, क्योंकि समुद्री जल खारा होने के कारण जो रिएक्शन उन दोनों के बीच होती है, मेटल और उसके बीच में, वो बहुत हार्मफुल होती है किसी नॉर्मल स्टील के लिए। तो उसके लिए एक मरीन ग्रेड स्टील का यूज किया जाता है, जैसे आपके एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं या जो समुद्री शिप होते हैं, मरीन शिप्स होते हैं, उसमें ये स्टील लगता है। और ये स्वदेशी हमारा देश का ही बना हुआ है। तो जिंदल स्टील एंड पावर इंडियन कोस्ट गार्ड को ये सप्लाई करेगा। अगर बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में, तो इसका जो गठन हुआ था वो 1978 में हुआ है, 18 अगस्त को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल या महानिदेशक राकेश पॉल है। जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उसका मुख्य कार्य है, भारत का जो EEZ है यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जैसे मान लीजिए भारत का नक्शा है, तो भारत के इस बाउंड्री से 200 नॉटिकल माइल, ठीक है, चारों तरफ यहां पर और यहां पर 200 नॉटिकल माइल का जो एरिया है, वहां पर ये हमारा गार्ड करता है इंडियन कोस्ट गार्ड, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो इसको याद रखिएगा। नॉटिकल माइल आपको पता है समुद्री दूरी से नापी जाती है। एक नॉटिकल माइल आपका 1.8520 किलोमीटर के बराबर होता है। बात करें अगर, देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड के एक फैक्ट और इंपॉर्टेंट है जो पूछता रहता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड जो है इसकी स्थापना कौन सी कमेटी की सिफारिशों के आधार पर की गई थी? तो रुस्तम जी कमेटी, ठीक है, रुस्तम जी कमेटी की सिफारिशों पर इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना की गई। आगे चलते हैं। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में भड़की जंगल की आग पर काबू पाने के लिए पिरुल लाओ पैसा पाओ अभियान शुरू किया है। तो देखिए, उत्तराखंड में आपने देखा होगा चीड़ के जंगल या पाइन के जंगल बहुत मिलते हैं, तो इसकी जो पत्तियां होती हैं इसको पिरुल बोला जाता है पहाड़ी भाषा में, ठीक है। तो हो क्या रहा है, जो जंगल में आग लगती है, जो चीड़ की लकड़ियां होती हैं, ये आग बहुत जल्दी पकड़ती हैं, इसकी वजह से आग बहुत तेजी से फैलती है। तो सरकार ने क्या कहा है कि आप जो वहां के ग्रामीण लोग हैं, ये पत्तियां कलेक्ट करके लाइए और एक डेडिकेटेड सेंटर बनाया जाएगा हेडक्वार्टर में, वहां पर इन पत्तियों को जमा कीजिए आप, और आपको 50 रुपए पर केजी के हिसाब से ये पेमेंट करेंगे।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, ग्रामीणों की आय भी होगी और कहीं ना कहीं जो ये आग लगने का खतरा है जंगलों में, ये भी कम होगा। तो पिरुल आपका चीड़ की पत्तियों को बोला जाता है और उत्तराखंड सरकार ने ये एक अभियान शुरू किया है। पिरुल लाओ पैसा पाओ अभियान के तहत स्थानीय युवा और ग्रामीण जंगल में सूखी पिरुल चीड़ के पेड़ की पत्तियां एकत्र करेंगे और उन्हें निर्धारित पिरुल संग्रहण केंद्र तक ले जाएंगे। इसके अलावा देखिए, उत्तराखंड सरकार अभी दो वजह से और चर्चा में है। एक तो क्या है, यहां पर इन्होंने आग बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है, बम्बी बकेट। ठीक है, बम्बी बकेट ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। दूसरा, उत्तराखंड सरकार भारत में दूसरा राज्य बन गया है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है। पहला राज्य कौन सा था, गोवा। उत्तराखंड सरकार ने भी ये लागू कर दिया है। इसकी बात हमारे संविधान के आर्टिकल 44 में की जाती है, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। आगे चलते हैं। 9 मई को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सोशल मीडिया पर एयर ब्रीथिंग इंजन के लिए, एयर ब्रीथिंग इंजन मतलब जिसमें एयर इनटेक होती है और बाद में उसमें फ्यूल का मिक्सचर पंप किया जाता है, इसके लिए इन्होंने एक नया फ्यूल या ईंधन बनाया है जिसका नाम है लिक्विड रेजिमेंट फ्यूल। इसको बनाने की जानकारी दी है। तो डीआरडीओ ने एक नया फ्यूल आपका बनाया है, लिक्विड रेजिमेंट फ्यूल। किसके लिए, एक इंजन है एयर ब्रीथिंग इंजन, उसके लिए। डिफेंस मटेरियल एंड स्टोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने 8 मई को इस फ्यूल का सफल परीक्षण किया है, तो इसकी टेस्टिंग भी हो गई है। इसकी वजह से एक डीआरडीओ दो वजह से और चर्चा में है, बल्कि एक डीआरडीओ ने टेस्ट किया है स्मार्ट। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट क्या है आपका, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। टॉर्पीडो मैंने आपको बताया था, जो मरीन शिप्स या पनडुब्बियों से मिसाइल दागी जाती है उसको टॉर्पीडो बोला जाता है। ठीक है, टॉर्पीडो। तो इन्होंने क्या किया है, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, एक मिसाइल का टेस्ट किया है पनडुब्बी से, जो इनका सक्सेसफुल रहा है। और दूसरा, डीआरडीओ ने भारत की सबसे हल्की अभी बुलेट प्रूफ जैकेट, ठीक है, बुलेट प्रूफ जैकेट का टेस्ट भी सक्सेसफुली कर लिया है। कानपुर में यह बनाई गई थी और चंडीगढ़ में इसका सफल टेस्ट किया गया था। डीआरडीओ की बात करें तो 1958 में इसकी स्थापना की गई है। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और जो वर्तमान में इसके चेयरपर्सन है वो है समीर पी कामत। आगे चलते हैं। भारत 2023 में जापान को पछाड़कर तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा जनरेटर बन गया है। तो भारत ने देखिए लगातार, आपको पता होगा, भारत में सौर ऊर्जा के पावर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर इसमें काम कर रहे हैं। तो दुनिया में अगर ग्लोबल लेवल पर बात करें, भारत तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का उत्पादक अब बन गया है। अभी तक जापान था तीसरा, लेकिन अब भारत तीसरे नंबर पर आ गया है। स्कॉटिश नेशनल पार्टी के अनुभवी जॉन स्वाइनी को पार्टी के नए नेता के रूप में चुना गया है, जिससे उनके लिए स्कॉटलैंड के पहले मंत्री के रूप में, देखिए स्कॉटलैंड में एक पोस्ट होती है आपकी फर्स्ट मिनिस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। देखिए चर्चा में भी बताता हूं क्यों रहा ये। इस पोस्ट पर कुछ दिन पहले सबसे पहले मुस्लिम हमजा यूसुफ, यहां पर आप नाम भी पढ़ सकते हैं, ये पहले मुस्लिम थे जिन्हें इस पोस्ट पर अपॉइंट किया गया था। इन्होंने कुछ दिन पहले इस पोस्ट से इस्तीफा दे दिया था, तब से ये पद खाली था। अब इस पद के लिए यानी फर्स्ट मिनिस्टर की पोस्ट के लिए नए नेता को चुना गया है जिनका नाम है जॉन स्वाइनी। देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये पहले मुस्लिम थे जिन्होंने ये पद खाली किया था। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि पहले मुस्लिम कौन थे जिन्होंने इस पोस्ट को खाली किया, हमजा यूसुफ। उनकी जगह कौन बना है फर्स्ट मिनिस्टर, जॉन स्वाइनी। स्कॉटलैंड की बात करें, स्कॉटलैंड की जो कैपिटल है वो क्या है आपकी, एडिनबर्ग। और स्कॉटलैंड की मुद्रा क्या है, पाउंड स्टर्लिंग, ये इसकी मुद्रा है। आगे चलते हैं, ये जॉन स्वाइनी जी हैं। भारतीय पूंजी बाजार में यानी इंडियन कैपिटल मार्केट में देखिए दो तरीके के मार्केट होते हैं, एक होता है मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है, कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो भारतीय पूंजी बाजार में पार्टिसिपेटरी नोट्स के माध्यम से निवेश फरवरी 2024 के अंत में 1.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो पिछले 6 वर्षों में हाईएस्ट आपका लेवल है, इस वजह से चर्चा में है। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इकोनॉमी में पार्टिसिपेटरी नोट्स। देखिए क्या होता है, अगर आपको इंडियन शेयर मार्केट में या इंडियन कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो दो तरीके उसके होते हैं। एक होता है कि आप भारत के स्टॉक मार्केट में या इंडियन मनी मार्केट में अपने आप को रजिस्टर करा लीजिए। दूसरा होता है ऐसी कंपनियां जो भारत में रजिस्टर हुए बिना या शेयर मार्केट में रजिस्टर हुए बिना इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट करती हैं पार्टिसिपेटरी नोट्स के माध्यम से।
इसमें ये किसी और कंपनी को अपने बिहाफ पर भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हायर करती हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट का कुछ शेयर उस कंपनी को दे देती हैं, तो इससे उनका इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है और दूसरी कंपनी अर्न भी कर लेती है, उनकी भी कमाई हो जाती है। तो पार्टिसिपेटरी नोट्स का सीधा सा मतलब यह है, ऐसे इन्वेस्टर जो भारत के कैपिटल मार्केट में रजिस्टर हुए बिना भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो पार्टिसिपेटरी नोट्स के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। एक अग्रणी भारतीय फिनटेक कंपनी, फिनटेक होता है मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी, जो वित्त के क्षेत्र में या वित्तीय क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देते हैं, और पाइन लैब्स ग्रुप का हिस्सा सेतु, ये इस कंपनी का नाम है। इन्होंने विशेष रूप से बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा यानी BFSI, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस क्षेत्र के लिए डिजाइन किया गया भारत का पहला, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसे LLM बोला जाता है। ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक सब फील्ड है या उसका एक क्षेत्र है, और इसका नाम क्या रखा है, सेसम। इसका अनावरण किया है। तो आपसे अगर पूछे कि भारत का बैंकिंग क्षेत्र के लिए पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल कौन सा है, तो वो है सेसम या सेसम। यहां पर आप देख सकते हैं किसने डेवलप किया है, सेतु ने इसको डेवलप किया है। 9 मई को मेवाड़ के बहादुर शासक महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया की जयंती मनाई जाती है, जिनका जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। और ये फेमस क्यों है, 1576 में हुए बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध था, जो मुगल गवर्नर और महाराणा प्रताप जी के बीच लड़ा गया था, और ये माना जाता है अनडिसाइडेड लड़ाई रही थी, और इसके बाद ये जंगलों में चले गए थे। तो 1576 में ये लड़ाई हुई थी, ये आपको याद रखना है। बटा गाय का क्रेटर, जिसे बाटा गाय भी कहा जाता है, तो देखिए एक तरह का ये गड्ढा है, कहां पर, रूस में। आगे पढ़ते हैं। जिसे अक्सर अंडरवर्ल्ड का प्रवेश द्वार यानी गेटवे टू द अंडरवर्ल्ड, अर्थात ये माना जाता है कि इसमें कहीं ना कहीं हमारे जो पृथ्वी की उत्पत्ति है उसके राज छुपे हो सकते हैं, या जो पृथ्वी के अंदर क्रियाएं चलती रहती हैं उसके हमें साक्ष्य यहां से मिल सकते हैं। और ये कहां पर है, ये साइबेरिया रूस के परमाफ्रॉस्ट क्षेत्रों में है। देखिए परमाफ्रॉस्ट क्या होते हैं, परमाफ्रॉस्ट दो शब्दों से मिलकर बना है, परमानेंट प्लस फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट मतलब आप आइस से समझ सकते हैं, तो परमानेंट आइस मतलब ऐसा क्षेत्र जहां टॉप सॉइल यानी पृथ्वी की सतह की टॉप लेयर हमेशा बर्फ में ढकी रहती है, उसको बोला जाता है परमाफ्रॉस्ट। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव ये नहीं होती क्योंकि बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर होते हैं, इसलिए खेती वगैरह के लिए ये जमीन सूटेबल नहीं मानी जाती, तो वहां पर यह स्थित है। और अपने महत्वपूर्ण आकार और तेजी से विस्तार के लिए जाना जाता है, तो इसका लगातार फैलाव हो रहा है, और कुछ इस तरीके का देखिए क्रेटर ये दिखता है। तो हमें दो चीजें याद रखनी है, बटा गाय का क्रेटर कहां पर है, रशिया में स्थित है। रशिया के कहां पर, साइबेरिया में। आगे चलने, ये देखिए न्यूज बहुत चर्चा में है। 7 मई को यूरोपीय संघ ने औपचारिक रूप से अपने 27 सदस्य देशों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए डिजाइन किए गए अभूतपूर्व कानून को अपनाया है। तो आपसे देखिए सीधे पूछ सकता है कि हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए किस देश ने कानून पारित किया है या किस संस्था ने, तो ये यूरोपीय संघ ने, जिसके अंदर टोटल 27 कंट्री हैं, उन्होंने इसको अभी अपनाया है। इसमें देखिए क्या है, जबरन विवाह, महिला जननांग विकृति और साइबर हिंसा के खिलाफ उपाय शामिल हैं, जो यूरोपीय संघ के भीतर महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि महिलाओं से संबंधित प्रश्न वैसे भी पूछता रहता है। इसके अलावा देखिए इसका एक और है, अभी जो समलैंगिक विवाह होते हैं, ठीक है, समलैंगिक संबंधों को रोकने के लिए किस देश ने अभी कानून पारित किया है, तो इराक ने। ये भी आपको याद रखना है, इराक ने कानून पारित किया है जिसमें जो समलैंगिक विवाह है उसको बैन उन्होंने कर दिया है, और अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको मिनिमम 10 साल की और मैक्सिमम आपकी ये सजा 15 साल तक आप जा सकती है। तो कहीं ना कहीं ये कट्टरवादी सोच का इराक की हम कह सकते हैं नतीजा है। तो इसको याद रखिएगा, समलैंगिक विवाह को इराक ने अभी बैन किया और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून यूरोपियन यूनियन ने पारित किया है। ग्रो म्यूचुअल फंड ने हाल ही में भारत का पहला निफ्टी, देखिए भारत में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एक है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक है आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपका एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है, यानी जिसके थ्रू हम ये मापते हैं कि शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो इसको बोला जाता है सेंसेक्स। ठीक है, और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इसका जो इंडेक्स है, इसका नाम है निफ्टी। ठीक है, निफ्टी 50 भी इसको बोला जाता है क्योंकि इसमें भारत की टॉप 50 कंपनियां शामिल हैं। सेंसेक्स में भारत की 30 ब्लू चिप कंपनीज शामिल हैं।
ब्लू चिप मतलब जो बहुत फाइनेंशियल स्थिति में मजबूत रहती है। तो जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसने निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड पेश किया है। इस म्यूचुअल फंड का लक्ष्य निफ्टी गैर चक्रीय उपभोक्ता सूचकांक से प्रतिभूतियों में निवेश करके दीर्घकालिक पूंजी में वृद्धि करना है, जिसमें आर्थिक स्थिरता से कम प्रभावित 30 कंपनियां शामिल हैं। तो देखिए निफ्टी 50 में 50 कंपनियां शामिल हैं, उसमें से 30 कंपनियां इस नॉन साइक्लिकल फंड में आपकी शामिल होंगी जो आर्थिक रूप से बहुत स्टेबल है, यानी अस्थिरता से कम प्रभावित है। और ये देखिए इस सेक्टर में इन्होंने इस पूरे फंड को बनाया है। एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, टेलीकॉम का 11% है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 20% है, कंज्यूमर सर्विसेज 1% है, इस तरीके का पूरा इसका शेयर है। तो ग्रो ने ये अभी लॉन्च किया है। तो यही देखिए सारे करंट अफेयर्स आज हमारे चर्चा में थे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।